Good afternoon, students. We have already discussed oxidation and reduction. In the last lecture, I have told you to go through all the three ways to define oxidation and reduction reactions. तो फिर से आज हम देखते हैं जिससे काफी क्लियर हो जाएगा एंड देन वी विल स्टडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमने फर्स्ट वे क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन गेनिंग ऑक्सीजन is oxidation. ठीक है, गेनिंग ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. या तो हम सीधे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है. ऑक्सीडेशन मीन्स आइदर गेनिंग ऑक्सीजन, लूजिंग hydrogen or losing electrons. या तो ऑक्सीजन गेन करना, या तो हाइड्रोजन लूज करना, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, तीनों क्या है? ऑक्सीडेशन है. अब हम इलेक्ट्रॉन्स वाले एग्जांपल पे थे. इलेक्ट्रॉन्स वाला आपको फिर से समझना था, तो एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज पहले हम रिडक्शन की एक बार बात कर ले. रिडक्शन क्या होगा? ऐसे ही reduction means losing oxygen, gaining hydrogen, और gaining electrons. ये सब क्या है? आपका रिडक्शन है. ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. हम लोग इलेक्ट्रॉन्स वाले एग्जांपल पे थे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अब कि Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu. आप यही सब एग्जांपल्स देख चुके हो, तो इसी से एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो यहां पे Fe आयन नहीं है, एलिमेंट है. तो Fe में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए नहीं है. बट यहां पे Cu में Cu कंपाउंड के फॉर्म में है, और कंपाउंड फॉर्म करने के लिए एलिमेंट को उसके आयन के स्टेट में आना पड़ता है. क्योंकि जब भी दो चीजें बाइंड होंगी, उनमें बॉन्ड बनेगा, तो एक जो पॉजिटिव रेडिकल है उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, नेगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे. सो ये Cu2+ होगा और ये SO4 2- होगा. इसकी बात करें तो यहां पे FeSO4 कंपाउंड है, तो आप Fe2+ होगा और SO4 2- होगा, और Cu अपने एलिमेंट स्टेट में होगा. तो आप सिर्फ Fe को देखो. Fe ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. कितने लूज किए? यहाँ पे Fe था, यहाँ पे Fe2+. Fe से Fe2+ कब बनेगा? Fe से Fe2+ कब बनेगा? जब Fe2+ बनाएगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन. आपको दिख भी रहा है Fe में O ऐड हो गया है, तो ऑक्सीडेशन है. इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, तो ऑक्सीडेशन. यहां पे आप देखो Cu में Cu2+ था और यहां पे Cu हो गया. Cu2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज किए हुए. यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे वो यहां पे इसके पास वापस आ चुके हैं, तभी वो Cu2+ से क्या हो गया? Cu हो गया. तो Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं और क्या बनाया है? Cu. ओके, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही सिंपल चीजें हैं. कहीं पे भी आप देखोगे जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. किसी भी बेसिस पे अगर कोई भी रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन ऐड होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे. अभी आपको ये एग्जांपल लिखना हो तो लिख लो. आप आगे 4th चैप्टर में पढ़ोगे You will study in chapter number 4. आपको एक एलिमेंट दिया होगा CH3CH2OH.
और एक एलिमेंट बनेगा CH3CHO। और इस रिएक्शन को वो लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन बोलेंगे? क्योंकि यहां पे कितने हाइड्रोजन थे? 3 2 5 1 6। ठीक है, ये अल्कोहल होता है, दिस इज अल्कोहल। ये 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, इसका कोई डिस्कशन नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं हाइड्रोजन से। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 6। कार्बन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड भी कितने कार्बन है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 1। बट रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ कितने हैं? 3 और 1 4। 4 ही। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ है यहां पे। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे लूज नहीं हो सकता, हाइड्रोजन गैस लूज हुई है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो हाइड्रोजन कम हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन इज लॉस्ट, H2 अलग हुआ है यहां से। यहां पे H6 थे, यहां पे H4 है, हाइड्रोजन कम हुआ, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। सो लूजिंग हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, गेनिंग हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो अब आपको क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हम आएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे। ठीक है, उसमें मैं और आपको एग्जांपल्स दूंगा, तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ना ही है, साथ साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी पढ़ने हैं। सो इफ यू वांट टू राइट दिस, यू कैन राइट। अब देखो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट मतलब हेल्प करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन में हेल्प करना। सो व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एन एलिमेंट और कंपाउंड which oxidizes other element or compound is known as oxidizing agent. An element or compound which oxidizes another element or compound is known as oxidizing agent. Reducing agent पहले हम लिख लेते हैं यहां पे, फिर हम देखते हैं एग्जांपल्स। Reducing agent, an element or compound which reduces other element or compound is known as reducing agent. Is known as reducing agent. अब देखो, हमने यहां पे एक एग्जांपल देखा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो टेक्स्ट बुक से लेते हैं हम एग्जांपल। CuO plus H2 will give you, if you apply heat, will give you Cu plus H2O। तो यहां पे पहले आप ये बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑक्सीडेशन पूछा है तो अलग आंसर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो अलग आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। पहले आप ये बताओगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो किसका होगा? यहाँ पे H2 में O ऐड हो गया, हाइड्रोजन में O ऐड हुआ है, हाइड्रोजन कहीं पे ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, ये H2 में O ऐड हो गया है,
ये H2 कहीं जाके ऐड नहीं हुआ था, तो ये H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये CuO से क्या फॉर्म हो गया, Cu, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अब आप खुद सोचो, ऑक्सीडेशन में हेल्प करने का मतलब क्या हुआ, कि अपना ऑक्सीजन किसी और को दे देना। ऑक्सीडेशन में हेल्प करने का मतलब ऑक्सीजन देना, तो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे देना। तो यहां पे देखो, CuO ने अपना ऑक्सीजन किसको दिया, H2 को। CuO ने अपना ऑक्सीजन किसको दिया, H2 को। तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बट CuO ने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो CuO का क्या हो गया, रिडक्शन। अब CuO ने अपना ऑक्सीजन दिया, तो ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने की, CuO ने की। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, CuO का रिडक्शन तो हुआ, बट CuO ने रिडक्शन कैसे किया, उसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया। तो CuO ने क्या किया, दूसरे की हेल्प की ऑक्सीडेशन में, ठीक है, उसने दूसरे की हेल्प की ऑक्सीडेशन में। तो CuO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO ने क्या करा, दूसरे की हेल्प की। तो जो एलिमेंट और कंपाउंड दूसरे की हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन में किसने हेल्प की, H2 ने इसका ऑक्सीजन इससे ले लिया। ऐसा सोचो, H2 ने इसका ऑक्सीजन इससे ले लिया, तभी CuO क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। H2 अगर इसका ऑक्सीजन लेता ही नहीं, तो ये रिड्यूस होता नहीं होता। तो रिडक्शन में किसने हेल्प की, H2 ने। क्लियर। तो एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एलिमेंट और कंपाउंड विच रिड्यूसेस अदर एलिमेंट्स। तो H2 ने यहां पे CuO की हेल्प की, H2 ने उसका ऑक्सीजन ले लिया, तो H2 ने इसको रिड्यूस करने में हेल्प की, तो H2 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहां पे देखोगे कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसने किसी दूसरे से उसका ऑक्सीजन लिया होगा, तो उसने उस वाले को क्या कर दिया होगा, रिड्यूस कर दिया होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया होगा, तभी उसका रिडक्शन हो रहा है। तो उसने अगर अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया है, तो वो उसने उस एलिमेंट की क्या की, ऑक्सीडेशन में हेल्प की है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो देख लो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज अंडरगोज ऑक्सीडेशन। वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, बट वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो वो खुद रिड्यूस करेगा, तो मतलब वो दूसरे का ऑक्सीजन अपने पास लेगा, तो वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर। तो क्या याद रखना है, जो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसने दूसरे का ऑक्सीजन ले लिया होगा, तो उसने दूसरे को क्या कर दिया होगा, रिड्यूस। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये उल्टी चीजें याद रखनी है आपको। क्लियर। An element which is undergoing oxidation will always reduce other element, and that's why the element which undergoes oxidation is a reducing agent, and the element or compound which undergoes reduction is an oxidizing agent. तो ये चीज भूलनी नहीं है। देखो हम एक दो और एग्जांपल्स करते हैं इसके। राइट दिस, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस।
ओके, let's take one more example. K plus AlCl3 will form KCl plus Al. नहीं, ऑक्सीडेशन हमें करना है तो ये नहीं करते हैं, सिंपल लेते हैं. Na plus CaO will form Na2O plus Ca. ओके, अब इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है. तो आप देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का. रिडक्शन किसका हुआ, CaO का. अब आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है जो दूसरे को ऑक्सीडेशन में हेल्प करे. देखो CaO के पास ऑक्सीजन था, उसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया. तो CaO ने क्या किया, सोडियम की हेल्प की ऑक्सीडेशन में. तो CaO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आप देख रहे हो जिसका रिडक्शन हुआ था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट जिसने रिडक्शन में हेल्प की. सोडियम ने CaO का ऑक्सीजन ले लिया, इसने दिया तो ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए. तो इसने ऑक्सीजन ले लिया, तो इसने जब ऑक्सीजन लिया तभी तो कैल्शियम के पास से ऑक्सीजन गया, तभी कैल्शियम का क्या हुआ, रिडक्शन. तो सोडियम ने क्या करा, इसका ऑक्सीजन लिया और उसकी वजह से CaO की हेल्प की रिड्यूस होने में. तो Na क्या हो गया, reducing agent. So you can see here the element which is undergoing oxidation is actually a reducing agent, and the compound which is undergoing reduction is an oxidizing agent. So always you have to remember the substance which undergoes oxidation is a reducing agent, and the substance which undergoes reduction is an oxidizing agent. Okay, write this example also. Okay. After this example, I am going to start with corrosion and rancidity, and then we will solve the exercise of this chapter. Okay. The next topic is corrosion. Okay. You all have heard what is corrosion. ठीक है. Corrosion क्या होता है कि atmospheric oxygen and atmospheric moisture से कोई भी मेटल जब रिएक्ट करने लगेगा तो वो क्या होने लगता है, इरोड होने लगता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज लूज होने लगती है. तो उसमें कलर चेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने लगते हैं, वो डैमेज होने लगता है. इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कोरोजन. क्या बोलते हैं, कोरोजन. सो क्या है कोरोजन की डेफिनेशन, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इट गेट्स करोडेड एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोजन. दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोजन. तो आपने देखा होगा कोरोजन की डेफिनेशन तो हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, मतलब लोअर स्टैंडर्ड से. तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और moisture present in atmosphere, it gets corroded, means its properties changes, its color changes, and this phenomena is known as corrosion. सबसे कॉमन corrosion का आपने एग्जांपल देखा होगा आयरन. आयरन में कौन सा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है.
रेडिश ब्राउन टाइप कलर आ जाता है आयरन के कोरोजन के बाद। कॉपर में कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है उस पे। सिल्वर में ब्लैकिश कलर हो जाता है। ठीक है, बहुत दिन तक सिल्वर ऐसे ही रखो, वो ब्लैक होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि उस पे क्या होने लगता है, कोरोजन। तो आपको यही तीन मेटल्स का याद रखना है। आयरन में कैसी लेयर फॉर्म होती है, रेडिश ब्राउन। कॉपर में कैसी लेयर फॉर्म होती है, ग्रीन लेयर फॉर्म हो कॉपर पे, तो मतलब उस पे कोरोजन हो रहा है। और सिल्वर पे कैसी फॉर्म होती है, ब्लैक। तो अब कोरोजन में मैं आपको आयरन का केमिकल रिएक्शन भी बता देता हूं, आपके बुक में नहीं है बट तो भी बता देता हूं। कोरोजन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। कोरोजन होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, फिर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले आपने पढ़ा होगा कि आयरन में रस्ट लग जाती है, तो वो रस्ट क्या होता है, वो कौन सा केमिकल होता है रस्ट, वो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो कोरोजन की डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो, मैंने बोल दिया आपको। सो कोरोजन में क्या होता है कि आयरन सबसे पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं। ये आयरन ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। कोरोजन ऐसा नहीं है कि आज आयरन बाहर आपने रख दिया एटमॉस्फेयर में तो कल कोरोड हो जाएगा। दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, कोरोजन इज अ स्लो प्रोसेस। तो पहले ये आयरन ऑक्साइड बनेगा, देन दिस आयरन ऑक्साइड, अब ये तो बाहर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ही ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये क्या होगा, ये फिर से रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और बनाएगी Fe2O3 32622 4 2 हो गया बैलेंस, तो Fe2O3 बना। ठीक है, ये भी ऑक्साइड है आयरन का। अब Fe2O3 एटमॉस्फेयर में ये जब बन जाता है तो ये एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ बॉन्ड बना लेता है। Fe2O3 एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ, वो कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, X मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो Fe2O3 यहां पे डॉट इनटू आएगा, XH2O। इनटू का मतलब होता है जब भी वाटर इस फॉर्म में अटैच हो तो वो वाटर कैसा होगा, वेट आपको फील नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लीकेशन में ऐसे H2O लिख दो, इसका मतलब वो वाटर क्या है, दिस वाटर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब आपको आयरन की लेयर पे वाटर फील नहीं होगा, उसकी वेटनेस फील नहीं होगी, बट वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा अंदर। तो वाटर की जो लिक्विड प्रॉपर्टी है वो आपको फील ही नहीं होगी। वाटर टच करने पे ऐसा आपको वेट फील होता है, वो चीज आपको आयरन टच करने में फील नहीं होगा। तो जब भी ये चीज होगी उस टाइम पे वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, और जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसको इसी टाइप से लिखेंगे। हर एक कंपाउंड में अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, रस्ट में वो कितने भी हो सकते हैं। तो आपका ये जो फॉर्म बना Fe2O3 इंटू XH2O, इसको बोला जाता है रस्ट। आयरन में जो रस्ट लगती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। X कैन बी एनी इंटीजर। ओके, सो आयरन की रस्टिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, टेक्स्ट बुक में नहीं है बट तो भी आपको ये नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। आपको कलर्स याद रखते हैं, कॉपर में कैसी लेयर बनती है, ग्रीन, सिल्वर में ब्लैक, आयरन में रेडिश ब्राउन। अब बात करते हैं कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटल्स आपको अलॉयज यूज करने चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटल्स यू शुड यूज अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, alloys are the homogeneous mixture of two or more metals, sometimes non metals भी होते हैं, बट ये तो अभी बात नहीं करनी है। अभी नॉन मेटल्स की बात नहीं करनी है, ये कभी कभी होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स कभी कभी यूज होते हैं अलॉयज में। तो अलॉयज अगर हम यूज करते हैं, मतलब अगर आप आयरन की जगह स्टील यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो कॉस्टली होता है आयरन से,
बट अगर हम स्टील यूज करें तो स्टील पे तो रस्ट लगेगा ही नहीं, स्टील ऐसे रिएक्ट नहीं करता जैसे आयरन रिएक्ट करता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटल्स वी कैन यूज अलॉयज। बट अगर मेटल ही यूज करना है तो कौन सा भी होता है, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। Now what is galvanization? Galvanization is applying a layer of zinc on metal surface. मेटल सरफेस पे अगर आप जिंक का लेयर फॉर्म कर दोगे तो वो कोरोड नहीं होगा। So applying a layer of zinc on metal surface is known as galvanization. उसको क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बट गैल्वेनाइजेशन सब पे पॉसिबल नहीं है। अभी सिल्वर की कोई ज्वेलरी है आपके पास, सिल्वर का कुछ इस पे गैल्वेनाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वे की। हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। आयरन की कोई चीज है तो उसको आपने पेंट करके रखा है तो अंदर के मेटल पे कोरोजन होगा नहीं, क्योंकि पेंट है वो अपर सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखेगा। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। कोरोजन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, तो आपको पता चल गया होगा कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरोजन होता क्या है, कौन से मेटल्स में किस टाइप के लेयर्स फॉर्म होती हैं कोरोजन में, और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, देखो आपने देखा होगा फूड पैकेट्स लेते हो, ठीक है। फूड पैकेट्स में आपने देखा होगा एयर फिल होती है। आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें देखी होंगी, अंदर एयर फ्लश करके रखी जाती है। आप पैकेट्स देखोगे तो अंदर एयर फिल होगी, ठीक है। तो कभी कभी वो एयर अंदर क्यों होती है वो भी मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो वो एयर उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है। अब क्यों, फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। चिप्स हैं तो ऑयल्स और फैट्स तो होंगे ही। तो फूड में जो ऑयल्स और फैट्स हैं, when oils and fats present in food gets oxidized, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आए, उन्हें ऑक्सीजन मिला तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होंगे, वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेंगे। When oils and fats present in food gets oxidized, food becomes rancid. रैंसिड का मतलब क्या होता है, स्पॉइल हो जाना, मतलब सड़ जाना। फूड अगर बहुत टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रहा तो वो एडिबल नहीं रहता है, फिर आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वो ऑक्सीडाइज हुए एक बार तो फूड क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो आपने देखा होगा कि चीजों को एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। अगर आप कुछ चीजों को एयर टाइट कंटेनर में रखोगे, ठीक है, तो उसमें अंदर जो एयर जा रही है वो बहुत ही मिनिमम जा रही है, जीरो तो नहीं है बट बहुत ही मिनिमम है। तो उससे जो ऑक्सीडेशन है वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो काफी लंबे टाइम तक वो फूड प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं इफ इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि 1 साल तक रख दो आप चिप्स को तो एज इट इज रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर। तो मैंने क्या बोला, रैंसिडिटी व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज कब होंगे, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे। देन फूड बिकम्स रैंसिड। रैंसिड मतलब सड़ जाना। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, टू अवॉइड rancidity
some gases are flushed inside packets inside food packets to prevent ऑक्सीडेशन। सिर्फ गैसेस नहीं होती हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं जो गैसेस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलते हैं हम उनको? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को मोस्टली सारे फूड पैकेट्स में फ्लश किया जाता है और नाइट्रोजन क्या करता है? रैंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। तो ये आपको ये याद रखना है। आपके बुक में से नाइट्रोजन की बात की है तो ऐसे भी नाइट्रोजन मोस्ट कॉमन गैस है। आप हर एक फूड पैकेट्स में देखोगे तो नाइट्रोजन फ्लश किया होता है अंदर। नाइट्रोजन प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द पैकेट, ठीक है, और उससे वो फूड क्या होता है? रैंसिड नहीं होता है। जो भी एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। और सबसे कॉमनली यूज्ड गैस कौन सी है जो फ्लश की जाती है फूड पैकेट्स में, चिप्स के पैकेट्स में? कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन। तो इतना आपको याद रखना है रैंसिडिटी में, ठीक है। अब चलो आ जाओ एक्सरसाइज पे। आज चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हम। राइट दिस, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस। Exercise question number 1. Which of the following statements, which of the statements about the reaction below are incorrect? Reaction आपको दिया है twice PbO plus C gives twice Pb plus CO2। तो यहां पे आप देखो PbO का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे आपको क्या लिख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ए स्टेटमेंट दिया है आपको लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड रिड्यूस हो रहा है, यहां पे 2 PbO से Pb में जा रहा है तो लेड रिड्यूस हो रहा है, सही, ये तो सही है। अच्छा, लेड नहीं, आपको सिर्फ लेड ऑक्साइड नहीं दिया, सिर्फ लेड दिया है। तो लेड तो नहीं रिड्यूस हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? लेड ऑक्साइड। आपको एग्जैक्ट एलिमेंट बताना है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में लेड ऑक्साइड नहीं है, सिर्फ लेड है। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, इतना समझ आ गया? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो भी सही है। मतलब पहले दो स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो इसका आंसर क्या है आपका? फर्स्ट ए एंड बी। पहले दो स्टेटमेंट्स इसके इनकरेक्ट हैं। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 plus twice Al plus twice Al will give Al2O3 plus twice Fe। ये कौन सा रिएक्शन? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी, एक मेटल है और एक मेटेलिक सॉल्ट है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe2O3। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है? डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्ट्स होते हैं, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Al यहाँ पे चला गया, Fe अकेला हो गया है। क्लियर? तो एक मेटल हो दूसरा मेटल एक सॉल्ट हो तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड,
What happens when dilute HCl is added to iron fillings? Dilute HCl is added to iron fillings. तो Fe is more reactive than hydrogen. आपने reactivity series देखा है? Clear? Please stop calling me careless. Instead try learning how. तो H बहुत बाद में आता है. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? FeCl3 प्लस H2. क्लियर? तो फेरस 2 क्लोराइड फॉर्म होगा, सॉरी FeCl2 फॉर्म होगा, फेरिक नहीं होगा, फेरस होगा. FeCl2 ये रिएक्शन होगा यहाँ पे. ठीक है. आयरन के वैसे मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, तो अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है. आप ये रिएक्शन समझ लो. आपको ऐसे भी इसमें रिएक्शन नहीं पूछा. आपको क्या बोला है, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन को क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. ये करेक्ट. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. ऑप्शन नंबर ए. व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? ये आपको पता है, आप नोट्स में से रेफर करके आंसर लिख सकते हो. व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? क्यों केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए. फिर हमने 5th कर लिया था, 6th कर लिया था, 7th कर लिया था, 8th कर लिया था. What does one mean by endothermic and exothermic? एग्जांपल्स के साथ डिस्कस हो चुका है. Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. During respiration, our food is getting oxidized. Means during respiration, glucose breaks down. Means glucose is getting oxidized. Clear? During, आपको क्या लिखना है? During respiration, glucose is getting oxidized, which releases a large amount of energy. So, as evolution of energy means evolving energy is an exothermic reaction. That's why respiration is considered an exothermic reaction. रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उस ब्रेकडाउन में एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी जब भी इवॉल्व होगी वो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक. दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, आपको समझ आ गया है. यू कैन रेफर टू आंसर्स फ्रॉम योर नोट्स. Why are decomposition reactions called opposite of combination reactions? Because in combination reaction, 2 or more reactants combine to form a single product. कॉम्बिनेशन में क्या था? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनाते थे. डीकम्पोजिशन में क्या है? एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं. ये ट्राइंगल का मतलब होता है हीट. याद रखो, ये ट्राइंगल जैसे शेप डेल्टा क्यों बनाते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं. और क्या मतलब होता है इसका? हीट. So why are combination and decomposition reaction opposite of each other? Because in combination 2 or more reactants react to form a single product, while in decomposition one reactant decomposes into 2 or more products. Write one equation each for decomposition where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. लिखाया है एक एक एग्जाम्पल. थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट मतलब फोटोलिटिक एग्जाम्पल लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रोलिटिक एग्जाम्पल लिखना है. What is the difference between displacement and double displacement? ये भी आपको लिखवा दिया है मैंने. In the refining of silver, इतना हो गया होगा. Just write down this. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. आपको सिल्वर की रिफाइनिंग लिखनी है जिसमें कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को अलग किया. तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? देखो 14th क्वेश्चन है ये. कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा? कॉपर 2 नाइट्राइट बनेगा. कॉपर 2 नाइट्राइट बनेगा मतलब CuNO3 ट्वाइस बनेगा. तो यहां पे 2 आएगा और यहां पे 2 आएगा. क्लियर? कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर इज रिफाइंड. मीन सिल्वर इज रिलीज्ड.
तो सिल्वर रिफाइन हो गया, सिल्वर पहले सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में था, हमने सिल्वर अलग कर दिया, तो सिल्वर क्या हो गया, रिफाइन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इट विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। ये भी हो गया लास्ट लेक्चर में। Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. Oxidation और reduction आपको बताना है, ये भी हम कर चुके हैं। 17th, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. आपको यहां पे देखो, a shiny brown colored element on heating in air, सिल्वर का कोरोजन मैंने क्या बोला था, क्या होगा, ब्लैक कलर में होगा। सो अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, ब्राउन कलर मतलब कॉपर होगा, बिकम्स ब्लैक इन कलर, ओके। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, तो वो क्या होगा, कॉपर होगा। ऑन हीटिंग इन एयर फ्रॉम्स अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस, अभी मॉइस्चर से नहीं रिएक्ट करा है, इसको हीट करा है। कोरोजन इज डिफरेंट, हीटिंग इज डिफरेंट। सो एक्स क्या है आपका, कॉपर है, सिल्वर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोरोजन नहीं है। आपको ब्राउन कलर्ड एलिमेंट बोला है, सिल्वर इज नॉट ब्राउन इन कलर। सो Cu प्लस O2, CuO, क्लियर। तो ये आपको रिएक्शन लिखना है। ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ, कॉपर ऑक्साइड। एक्स क्या था आपका, कॉपर था, क्लियर। दिस इज योर ब्लैक कलर्ड कंपाउंड एंड दिस इज योर एलिमेंट एक्स। Why do we apply paint on iron articles? To prevent it getting corroded, to prevent it from corrosion, जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो, मॉइस्चर से रिएक्ट ना करे, इसलिए हम उसको पेंट अप्लाई करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, फूड में नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है। वाई, बिकॉज नाइट्रोजन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या लिखना है, नाइट्रोजन गैस acts as an antioxidant and prevents oxidation of fats and oils present in food. Thereby, nitrogen helps food from getting rancid, prevents food from getting rancid. ये लिखना जरूरी है। Thereby, nitrogen helps food या prevents food from getting rancid. Explain the following terms with one example each. Corrosion, rancidity मैंने explain कर दिया, you can write it down from your notes. तो ये exercise is completed. ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एक दो बाकी हैं वो बैलेंसिंग के हैं, वो आप बैलेंस कर सकते हो, या ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट्स के हैं, तो आप खुद से लिख सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एनी टाइम और कॉल मी एनी टाइम, ओके। सो जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर इन योर नेक्स्ट टेस्ट, होल चैप्टर विल बी कमिंग। तो ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, सारे इंटरेस्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, ओके। इफ यू स्टिल फेस एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट।